लिखिए, रेजोनेंस इज द प्रोसेस, पहला पॉइंट बनाइएगा, रेजोनेंस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व change in position of pi electron, comma, negative charge, comma, lone पेयर का ही ब्रैकेट नाम लिखिएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कॉमा, ऑल्सो चेंज इन पोजिशन ऑफ, उसी में ऑल्सो करके कर लीजिए, ऑल्सो चेंज इन पोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल। एंड फ्री रेडिकल। एक मिनट रुकिए, तो रेजोनेंस एक लिख लिए ना यहाँ तक, अब पढ़िए मैंने क्या लिखवाया। रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसका किसका पोजीशन चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, मतलब पाई बॉन्ड का, और किसका, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और लोन पेयर। एक और पॉइंट बनाइए, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। In the process of resonance, position of any sigma bond or atom does not change. तो रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, याद रहेगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल। The structure arising due to change in position of pi electron, negative charge, positive charge, lone pair and free radical are called resonating structure or canonical structure. The structure arising due to change in position of pi electron, negative charge, positive charge, लोन पेयर एंड फ्री रेडिकल, मतलब जितना की वजह से होता है सबको मैं बोल दे रहा हूं, आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में आप स्टूडेंट आरएस भी लिख सकते हैं, आरएस। और इसी का दूसरा नाम क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट लिखिए, one RS differ from other with respect to change in position of, बोलिए स्टूडेंट, एक RS दूसरे RS के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंट दिखेगा, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन ऑफ व्हाट। इसका मतलब पाई बॉन्ड का पोजिशन अगर चेंज दिख रहा है मतलब वो डिफरेंट RS है। निगेटिव चार्ज का पोजीशन भी डिफरेंट दिख रहा है, अभी यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तब भी क्या रहेगा। लिखिए, वन RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर से सारा बात लिखिए, पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री रेडिकल। ये सब की पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पॉइंट,
Resonating structure are imaginary concept. Resonating structures are imaginary concept or hypothetical. Resonating structures are रियल नहीं है, क्या है? इमेजनरी और hypothetical. Real is the one which contain character of all resonating structure. Real is the one which contain character of all resonating structure. पहले लिख लीजिए फिर मैं which contain character of all resonating structure. तो वैसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे RS का कैरेक्टर रहेगा वो हाइब्रिड हो गया, तो उसका क्या बोलिएगा? विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. आप लोग शेयर मार्केट या शेयर का नाम सुने हैं? सुने. सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी का, उसका कैपिटल है बिलियन में, आप उसमें 200 रुपये का शेयर खरीदे, तो आप भी 200 रुपये का मालिक बन गए उस कंपनी का. यही होता है ना शेयर का. बट क्या आप इसका मतलब है आप डिसीजन लेना स्टार्ट कर दीजिएगा? आपका उसमें कितना राइट रहेगा? बहुत कम रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, राइट. वैसे ही अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रहेगा. बट किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा? ये सब आगे पढ़ेंगे. जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, राइट. जिसका स्टेबिलिटी सबसे, इसका मतलब है कि आगे 2-3 क्लास के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. तो सारे पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लिया जाए. बात मत कीजिए, बिल्कुल बात मत कीजिएगा. अगला 20 मिनट से हाफ एन आवर तक मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए. क्यों होता है, कैसे होता है, ये बाद में हम लोग सीखेंगे अंडर द हेडिंग हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्योंकि मुझे डैम सीरीज में 5 या 6 बच्चों को छोड़कर 95% बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता होगा. इसलिए अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए. अच्छा बताइए, ए और ए. सबसे पहले तो ए देखिए कि इस एरो का मतलब क्या होता है. क्या होता है इस एरो का मतलब? ए बी में कन्वर्ट हुआ एंड बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ए. और इस एरो का मतलब क्या हुआ? मतलब ए कन्वर्टेड इनटू बी और बी कन्वर्टेड इनटू ए. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एरो एंड दिस एरो? देखिए कितना बेसिक बात में हम लोग कंफ्यूज है. नहीं, बहुत बेसिक बात है ना. लेकिन हाँ बोलिए. ए एरो रेजोनेंस के लिए यूज किया जाता है या हाइपर कंफ्यूजन के लिए. और इस एरो के दोनों तरफ जो भी रहता है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. बट ए इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं, राइट. एक केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? PCl3 प्लस Cl2. ए भी रियल कंपाउंड है, ए भी रियल कंपाउंड है, ए भी रियल कंपाउंड है. तो दिस एरो यूज फॉर व्हाट? इक्विलिब्रियम. इसके दोनों तरफ जो भी रहता है वो क्या रहता है? रियल कंपाउंड. बट इसके दोनों तरफ जो भी रहेगा वो क्या है? RS, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. तो डिफरेंस समझ में आ गया. तो ये किसके लिए यूज करेंगे? फॉर रेजोनेंस. रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा प्रोसेस के लिए. ठीक है. बट ए किसके लिए यूज कर? ए भी लिखिए, इक्विलिब्रियम के लिए.
और यहाँ पे ए और बी क्या रहेगा, रियल कंपाउंड है, ठीक है। बट यहाँ पे सी और डी क्या रहेगा एवरीवन, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अब मेरा बहुत सिंपल देखिए, ये एनसीईआरटी का यही एग्जाम्पल है। यहाँ पे एनसीईआरटी का रेजोनेंस खत्म हो जाता है। ए और ए सेम है, जो जानते हैं वो अभी थोड़ा देर के लिए चुप रहेंगे। ए और ए सेम है या डिफरेंट है? सेम है। मतलब समथिंग लाइक दिस कि इसको सर ऐसे रो घुमा दीजिए तो ऐसा दिखेगा, इसको ऐसे घुमा देना है तो कैसा दिखेगा? एक मिनट, यहाँ से ही तो क्लियर करना है। तो रेजोनेंस के प्रोसेस में जो भी मॉलिक्यूल का स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, ढांचा जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको फिक्स कर दीजिए। क्या करना है? नट और बोल्ट से इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना नहीं है कि नहीं सर मॉलिक्यूल को ऐसे मैंने रोटेट कर दिया तो, या ऐसे रोटेट कर दिया तो ऐसा दिख रहा है। कार्बन एटम को क्या करना है, जहाँ पे है वहाँ पे फिक्स कर देना है। फिक्स कर दिए। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अभी पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, और 5 और 6 के बीच में है। यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और इसको फिक्स कर चुके हैं। मतलब आप 1 2 3 जहाँ पे वहीं पे रहेगा, राइट। रेजोनेंस के प्रोसेस में मॉलिक्यूल को रोटेट करके नहीं देखना है, मॉलिक्यूल में सारे एटम को फिक्स कर देना है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए तो पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज है। तो लास्ट पॉइंट वही लिखवाए थे, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज इन पोजीशन ऑफ। और पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी अगर पोजीशन चेंज हो गया, रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज नहीं होता है? सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। बट क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज हुआ है? यहाँ पे किसका पोजीशन चेंज हुआ? पाई बॉन्ड का। दैट्स वाई ARS और ARS सेम RS या डिफरेंट RS? डिफरेंट RS है, करेक्ट है। तो इसको अगर RS फर्स्ट बोलेंगे तो ये क्या रहेगा? RS सेकेंड रहेगा। यहाँ तक हो गया? ओके एवरीवन, यहाँ ध्यान सुनिएगा। हाउ टू राइट रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस इसको कम से कम 100 बार बोलूँगा, इसे भूलने की बात नहीं है। रेजोनेंस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यहाँ पे इन दोनों का आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो किसके पोजीशन का चेंज होने से बोले? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पाई बॉन्ड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने के लिए जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर लिख देना है, ड्रॉ करना है सबसे पहले। समझे मेरी बात को? तो रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाई बॉन्ड। यहाँ देखिएगा, तो पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या है? बोलिए डबल बॉन्ड। क्या है? और यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलिएगा? और कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है तो ये MOT में पढ़ाएंगे, ठीक है, 1। और अगर कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो क्या बोलिएगा? 2। कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या बोलिएगा? 3। और एक पार्शियल डबल बॉन्ड है तब क्या बोलिएगा? तो जब एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये पता है कि 1 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 2 से कम रहेगा। इट माइट भी 1.5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। बट इतना तो पता है कि बॉन्ड अगर 1 से बड़ा रहेगा, 2 से छोटा रहेगा, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट सब कुछ नज़र आ रहा है? रेजोनेंस के क्लास में जब जिस दिन भी लेता हूँ, मैक्सिमम कोशिश कीजिए क्लास में आने का। यहाँ पे देखूँगा, चेक करूँगा कैसे आप लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा? 2 से ज़्यादा लेकिन 3 से कम रहेगा।
इसको क्या बोलिएगा? 0 से 1 के बीच में। लिख लीजिएगा, वो भी लिखिए। अच्छा स्टूडेंट, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, सिर्फ इसका रहना चाहिए, या दोनों को मिलाकर? तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड, बट इसमें 1 और 2 के बीच में क्या है? तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रखें, डबल बॉन्ड रखें, या दोनों के बीच? तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच का कैरेक्टर, ना ही कंप्लीट डबल ना ही कंप्लीट सिंगल, राइट? सही है। यहां पे क्या परमानेंटली डबल बॉन्ड है? परमानेंटली नहीं है, कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड है और कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड है भी और नहीं भी है, तो उसका बीच का कैरेक्टर रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है? वैसे ही यहां भी क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। इसी को देखिए स्टूडेंट ऐसे दिखाया रहता है, इसी को एक सर्कल बनाकर ऐसे दिखाया हुआ रहता है, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पाई बॉन्ड ऑलवेज ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है। तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द रिंग, राइट? तो उसी को हम लोग ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड्स हर जगह पे हर कार्बन के बीच में, उसी को एक सर्किल से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तब सर्कल का मतलब समझ में आ गया? लिखिए, हो गया ना? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? प्लीज बात मत कीजिए। अब नॉमेनक्लेचर नहीं है कि आप बात करते हुए समझ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है, बट क्या इसको हम लोग इन दोनों को क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या प्रोसेस ऑफ रिजोनेंस ऐसा होता है? कहाँ होता है, किसी को पता है? टॉटोमेरिज्म में, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जो कि मैं स्ट्रक्चरल में वो पार्ट नहीं पढ़ाया था किसी वजह से। जब आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा एसिडिटी बेसिसिटी वगैरह निकालने का, तब वहाँ पे पढ़ेंगे आराम से, टॉटोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है? तो बताइए ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जबकि ऐसा इसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज हो गया है। यहाँ पे देयर इज ए पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देयर इज ए पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज है। तो वेरी गुड, रेजोनेंस में यहाँ देखिए, रेजोनेंस के प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज, कुछ पॉइंट लिखवाया था, आप पढ़े? क्लास करते हुए आ रहे थे, क्लास करते हुए आ रहे थे, तो प्रोसेस लगा सब ओके। तो इसे नहीं, इसमें दो वजह से, एक तो सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, दूसरी बात यहाँ पे एटम का भी पोजीशन चेंज हो गया है। बट रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए? दैट्स वाई ऐसा होता है, बट ये रेजोनेंस का प्रोसेस, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। लिखिए, दिस इज नॉट, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने कौन सा एरो यूज किया था, रेजोनेंस का एरो यूज किया था या इक्विलिब्रियम का? यहाँ पे रियल कंपाउंड है, ये है कीटोन, ये है इनॉल, ठीक है? दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। रीजन क्या है, क्या बोलिएगा रीजन? लिख लीजिए, रीजन में
because in this process position of sigma bond as well as atom both are changes, because in this process position of sigma bond as well as atom both are changes. बहुत दिन से आप लोग का एग्ज़ाम तो नहीं हुआ होगा, संडे को हुआ है नहीं? कैसा रहा एग्ज़ाम स्टूडेंट? ठीक ठाक रहा? अभी 1 से 2 दिन तक कोई एग्ज़ाम नहीं, पहले मुझे रिदम में आने दीजिए क्लास लेने के लिए, बहुत दिन से क्लास छूटा हुआ है। और बात भी मत कीजिएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्यों और कैसे, ये 20 मिनट्स के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बाद में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बता सकते हैं क्या है? बाद में आपको सिखा देंगे एवरीवन। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन निकालने के लिए एक और तरीका होता है कि जिस हम लोग एटम का हाइड्रोजन पूछते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। ये सब अभी आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उस एटम से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है, देन हाउ मेनी डायरेक्टली अटैच एटम विथ नाइट्रोजन, और कितना उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। 2 लोन पेयर है, पेयर एक, और कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर, ये सब आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के क्लास में, ठीक है? अभी थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा। इसको बोलते हैं दिस प्लस दिस को स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर कितना हुआ? और जितना स्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? ऐसा रूल है, ठीक है? अभी मान लीजिए, देन हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको मिलाकर करेगा? तो dsp2 क्यों नहीं? वेरी गुड, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ऑप्शन भी नहीं है। और इसका वैलेंस ऑर्बिटल क्या है? वैलेंस ऑर्बिटल, जैसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, वैसे वैलेंस ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का तो एस और पी ही है। तो इसका मतलब 4 मिक्स करने का ऑप्शन ही मेरे पास एक ही है, ओनली 1 ऑप्शन है, एस और पी का 3, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? sp3, करेक्ट। और मान लेते हैं कि बहुत फनी टाइप का एग्जांपल है, फिर सुन लीजिए कि आपके नाम से कोई घर बनाया गया, एक रूम, जब होता है ना कि हाँ फ्लैट ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये आपके नाम से, और आप ही को नहीं दिया जाए, कितना ख़राब लगेगा, राइट? तो एक्सेप्शन हो गया ना कि आपके नाम से ऐसा होता है भी, बट एक्चुअल में जिसके नाम से जो बना रहे हैं, तो आपने लोन पेयर को भी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट कर लिया, इस लोन पेयर को भी आपने स्टेरिक नंबर में काउंट किया, राइट? इसका मतलब लोन पेयर भी इसमें कहाँ रहेगा? प्योर पी में या sp3 में? लोन पेयर को मिलाकर sp3 हुआ, राइट? दैट्स वाई अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, H, इस पे अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना से मेरा काम चल जाएगा कि इन केस ऑफ अमोनिया लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल या sp3 ऑर्बिटल, वहाँ लिखिए तो उस एग्जाम्पल के सामने। अभी के लिए बस ये जानिए ट्रिक, इससे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? जिसके लिए सोचते रहते हैं उससे डायरेक्टली जितना एटम अटैच है, और लोन पेयर इस पे काउंट कर लेंगे, राइट? तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया, तो 2 बचा हुआ था, तो इसका मतलब मेरे पास 1 लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर को बोलते हैं स्टेरिक नंबर Sn। और जितना स्टेरिक नंबर होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना रहेगा? 4। तो नाइट्रोजन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक ही ऑप्शन था, sp3, राइट? तो ए दिस लोन पे प्रेजेंट इन, ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा दिस लोन पे प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिट, प्योर पी या हाइब्रिड ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 0,
एक कितने डायरेक्टली एटम्स अटैच है? 3, और लोन पेयर कितना है? 1 ड्रॉ कर किए हुए हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ? यहाँ देखना है 4। तो हाइड्रोजन क्या? कार्बन का तो पता ही है, कार्बन के लिए तो पिछले 3 क्लास से पढ़ा रहे थे। यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनाता है, इट मस्ट बी sp2, बट इट रिवर्स मे और मे नॉट, राइट? इसका sp2। यहां तक आइए। दो एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा कितना रहेगा? बिटवीन 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है? रेस्ट क्या रहता है? पाई बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी आपका लुकआउट नहीं है, ठीक है? ये सब हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। बस अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा होता है रेजोनेंस में, राइट? यहां देखिएगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट एरो, ऐसे बोलते हैं हाफ एरो। इसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट एरो। और कंप्लीट एरो आज के बाद एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो अपने साथ ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेगा। कितना? और ये बहुत छोटा छोटा बात है, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हाफ एरो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेगा? 1। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट एरो दिया या हाफ एरो? कंप्लीट एरो। ओके, यहाँ पे और अगर ये प्रोसेस रेजोनेंस का है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। सब लोग ध्यान सुनिएगा, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। किसका पोजीशन चेंज होगा? सिग्मा का, पाई का। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन में एक इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है, बट यहाँ पे कंप्लीट एरो दिखा रहे हैं इस की तरफ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या दोनों इलेक्ट्रॉन? किसको लॉस हो गया? इस कार्बन को लॉस हो गया, राइट? ध्यान से समझिए, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 का ना, एक तो इसी का था। आप 50-50 का बिजनेस शेयर किए और 100 आप लेके चल दिए जो जमा हुआ, तो आपको प्रॉफिट 100 का नहीं हुआ है, उसमें 50 आप ही का था। वैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसका है, एक इसका है। कंप्लीट एरो दिखा है, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का या पाई इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का। बट इससे प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। और इसको लॉस कितने का हुआ? करेक्ट। तो इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे तो इस पे हम लोग 1 निगेटिव दिखाएंगे। कितना निगेटिव? 1 निगेटिव। अभी रुक जाइएगा। 1 निगेटिव क्यों दिखाए हैं? और आपको बताया भी थे, 1 निगेटिव चार्ज ऑलवेज रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 निगेटिव चार्ज ऑलवेज रिप्रेजेंट, वो 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट को दिखाता है, बट 1 निगेटिव का मतलब है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक खुद का, एक किसी और का। एक खुद का और एक किसी और का। खुद का तो एक रहेगा यहाँ पे, और एक किसका रहेगा? इस कार्बन का। इसका नंबरिंग करते हैं 1 और 2 कर लेते हैं, अगर सपोज कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इन जनरल नेचुरली एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बोलिए, नाइट्रोजन दे रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, राइट? बट उस डबल बॉन्ड में सिग्मा बना या पाई बना? पाई क्यों बना? सर सिग्मा तो पहले से है। सिग्मा क्या है? और 2 एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा कितना रहेगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक एटम एक से ज़्यादा सिग्मा नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली एक एटम एक से ज़्यादा सिग्मा बना सकता है, लेकिन दूसरे एटम के साथ बिटवीन द 2 एटम मैक्सिमम सिग्मा कितना रहेगा? तो ऑलरेडी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा था, तो अब यहाँ पे लोन पेयर भी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे लोन पेयर आकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड। और उस बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? नाइट्रोजन ने। तो किसका? बट इस और वन कौन सा बॉन्ड रहा है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट? तो इसको ड्यूटी था 1 इलेक्ट्रॉन देने का, बट ये दिया 2। तो इस नाइट्रोजन को लॉस कितने का हुआ? 1 का लॉस हो गया। तो 1 का लॉस के लिए क्या दिखाइएगा? 1 पॉजिटिव नाइट्रोजन पे। कितना पॉजिटिव? 1। 1 मिनट रुकिए। और
इस एरो से, यहाँ देखिएगा, इस एरो की वजह से इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और इस एरो की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, राइट। इस कार्बन को एक कार्बन की तरफ 2 एरो है, एक एरो है एक एरो है। इसके इस एरो की वजह से इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और इस एरो की वजह से इसको 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट। दैट्स वाई इस पे हम लोग चार्ज क्या दिए हैं? 0 दिए। समझे या नहीं समझे? लिख लीजिए, यहाँ तक ड्रॉ कीजिए। कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट? चलिए, अभी इसमें बहुत कुछ है, अब थोड़ा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। मेरा सबसे पहला कन्फ्यूजन है, सब लोग एकदम इस एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारा बात लिखेंगे। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये है कि ये लोन पेयर कौन सा, और इसका हाइब्रिडेशन क्या था? sp3, एंड इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट था? sp3 ऑर्बिटल में। ऑनलाइन स्टूडेंट, और लोन पेयर यहाँ पे आकर क्या बनाया है? पाई बॉन्ड। एंड वी नो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। हाँ या ना? ये तो पढ़ाए थे ना जब क्लास फ्रॉम ससुराल चल रहा था गिरिडीह से, वहाँ पे तो डिस्कस किए थे। बहुत अनकंफर्टेबल था। सो कितना ऑकवर्ड है, आप कहीं पे एज ए गेस्ट बन के जा रहे हैं, वहीं से क्लास ले रहे हैं, अब बाहर कोई अगर सुन रहा हो तो। लेकिन उपाय नहीं था, थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। बट दे आर सो गुड कि मतलब बोले तो अरेंज कर दिए। वहाँ ही सेटअप छोड़ कर आया हूँ कि कभी दोबारा जाना पड़े। हाँ, सारा सेटअप वहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात था कि वो लोग जियो फाइबर सब लोग वर्किंग है। देखिए पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। मेरे जो सिस्टर इन लॉ हैं, PwC कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 30+ के पैकेज में हैं, और BIT मिश्रा से पास आउट हैं। 30+ बहुत बड़ा पैकेज होता है। मतलब 4 साल तो कष्ट होता है, लेकिन अच्छे कॉलेज से अगर पढ़ कर, NIT के इक्विवेलेंट कॉलेज है झारखंड में, इसलिए टैलेंट है, क्वालिटी है, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारा कंपनी, 2-4 कंपनी चेंज करते करते उस पैकेज पे लोग पहुंच जाता है, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। चलिए यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ये था sp3 ऑर्बिटल में, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और फिर भी ये पाई बॉन्ड बनाया। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि मैंने पहले ही कंक्लूड कर चुका कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। तो ये sp3 ऑर्बिटल में है और यहाँ पे आकर ये पाई बॉन्ड बना रहा है, तो डैम श्योर कुछ हुआ होगा, करेक्ट। और दूसरी बात है, लोन पेयर के लिए ज़्यादा स्टेबल है। ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, क्या है एवरीवन? न्यूक्लियस। किसी भी टॉपिक का फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे बहुत छोटा छोटा बात आते रहता है फाउंडेशन रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर। कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से दूर रहना पसंद करेगा या पास? जितना पास रहेगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज है, एनर्जी डिक्रीज है, स्टेबिलिटी इंक्रीज है। इसका मतलब इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नेक्स्ट sp3 ऑर्बिटल और प्योर p ऑर्बिटल, किसका साइज बड़ा? भाई इसमें तो p का 100% कैरेक्टर है, राइट। और इसमें p का कितना % कैरेक्टर है? अब बताए थे ना, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा है। तो अगर लोन पेयर को ऑप्शन दिया जाए कि वो sp3 ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा, फ्रीडम है मान लीजिए, तो sp3 में रहना पसंद करेगा या प्योर p में? प्योर p में रहेगा तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा, राइट। और sp3 में रहेगा तो न्यूक्लियस से। जैसे आपको क्वेश्चन हो सकता था कि सर स्टेरिक नंबर में आप कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर में लोन पेयर क्यों काउंट में लेते हैं? मैं नहीं लेता हूँ, एक्चुअली ऐसा ही होता है, राइट। इसका मतलब है कि इफ लोन इन जनरल, इफ लोन पेयर आवाज नहीं जा रहा है क्या? इफ लोन पेयर
नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी सिस्टम का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इस RS में ये लोन पेयर तो इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट था, तो यहाँ पे sp3 में था, बट एट द यहाँ पे आकर इसने ये लोन पेयर यहाँ पे आकर क्या बनाया? पाई बॉन्ड बनाया। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर p। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो शिफ्ट नहीं करता है एक्चुअली, अपने ऑर्बिटल को ही मॉडिफाई कर लेता है। यहाँ देखिए, इसको हटाएं, ये मान लेते हैं sp3 ऑर्बिटल है, अगर इसको पुल करेंगे तो मान लीजिए ऐसा होता है, तो पुल करके एक सिचुएशन ऐसा तो बन सकता है ना जिसमें दोनों लोग का साइज इक्वल हो जाए, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर लोन पेयर यहाँ पे है जब तक वो रेजोनेंस में नहीं गया है, बट एट द लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो लोन रेजोनेंस ओवरलैपिंग के टाइम पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को मॉडिफाई करके प्योर p कर लेगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। तो अगर उसको पाई बॉन्ड बनाना है तो sp3 रहकर बनाएगा या प्योर p रहकर बनाएगा? प्योर p रहेगा। इसलिए किसी दूसरे में जंप नहीं करता, अपने ऑर्बिटल को मॉडिफाई कर लेता है। बट इसी चीज़ को मैं ऐसे बोलता हूँ कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, हाइब्रिड टू प्योर p। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि इस पर निगेटिव चार्ज क्यों आया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, लेके जा रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रॉफिट 1 का बोलेंगे, क्यों? क्योंकि एक खुद का ही था। दूसरा, इस कार्बन पे ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, राइट। वजह, इस एरो की वजह से इस कार्बन को 1 का लॉस हुआ था, इस एरो की वजह से इस कार्बन को 1 का प्रॉफिट। बट नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, दे रहा है 2 बट लॉस 1 का बोलेंगे। बोले क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इसका एक देने का ड्यूटी था, कार्बन के बदले इसने कितना दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए? 1 ही ना, दैट्स वाई इसका 1 का लॉस। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये आपका RS, यहाँ देखिए सब लोग, ये आपका RS ओवरऑल चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। तो केमिस्ट्री में या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें हर चीज़ को बैलेंस रहना है, कंजर्व। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर वन ऑफ द RS इज ओवरऑल न्यूट्रल, देन ऑल RS मस्ट बी न्यूट्रल। तो देखिए, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, 1 निगेटिव चार्ज एंड 1 पॉजिटिव चार्ज बिकम्स व्हाट? 0। इसलिए आज के बाद कोई भी RS, वन ऑफ द RS, 1 मिनट मैं लिखवा, सारा पॉइंट लिखवा दूंगा, ये सब गोल्डन पॉइंट है, इसी के भरोसे आगे बढ़ना है। तो अगर वन ऑफ द RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली, और न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल से कुछ बना रहे हैं तो भी क्या बनेगा? चार्ज्ड, या भी बनेगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल इन दोनों को मिलाकर आप हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने वाले हैं, तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, करेक्ट। ये सब पॉइंट लिखेंगे। 1 मिनट इधर देखिए सब लोग, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि वन ऑफ द RS पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, देन सारे RS पे क्या रहेगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और रेजोनेंस हाइब्रिड पे भी क्या रहेगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और वन ऑफ द RS पे अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो सारे RS पे क्या रहेगा? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। और रेजोनेंस हाइब्रिड पे भी क्या रहेगा? अरे वन ऑफ द RS पे 1 फ्री रेडिकल है तो सारे RS पे क्या रहेगा? 1 फ्री रेडिकल रहेगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड में भी सबको मिलाकर कितना रेडिकल होना पड़ेगा? 1 फ्री रेडिकल। क्लियर? लिखिए अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन, 1 मिनट रुक जाइए। इसका हाइब्रिड क्या था स्टूडेंट? sp3। और इसका क्या था? sp2, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। जल्दीबाजी में नहीं बोलना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ना। डायरेक्टली एटम, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है? रेजोनेंस के प्रोसेस में क्या एटम चेंज होगा क्या? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। व्हाट अबाउट लोन पेयर? लोन पेयर जो था वो तो दे दिया पाई बॉन्ड बनाने के लिए रेजोनेंस में, राइट। तो अब इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर
0। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं क्या? मैंने यहाँ देखिए, प्लीज़ बात मत कीजिए। मैंने ये बोला था कि प्योर पी रहेगा तो उसमें 100 MP कैरेक्टर रहेगा, एसपी रहेगा तो 75% रहेगा, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका साइज छोटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो सब सुन लिए हैं। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था ये सुन पा रहे थे? ओके, तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, अब इस एस्टेरिक नंबर कितना हो गया? एस्टेरिक नंबर हो गया 3, तो हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp2। बट यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या था? इसका मतलब इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑल्सो चेंजेज, राइट? sp3 से sp2 एंड अगेन sp2 से sp3 होगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ रहा है, या एक कंटिन्यूस हो रहा है? एक कंटिन्यूस हो रहा है, करेक्ट। ओके, यहाँ पे इस कार्बन का ऑप्शन क्या था देखिए तो, sp2। अब इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले काउंट कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, और 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर कितना? 4, तो हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp3। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3। तो यहाँ पे था sp2, यहाँ पे क्या हो गया? sp3 हो गया है, करेक्ट। इसका मतलब है कि sp2 से sp3 और sp3 से sp2। ये भी मेरा एक पॉइंट बन जाएगा कि इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो चेंजेज। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए या यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये जो आने और जाने का जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें किसका किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, पाई बॉन्ड का, और 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर यहाँ से आप बोलना स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस? Who are responsible for this process? 2 पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, राइट? तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? रेजोनेंस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का तरीका, रेजोनेंस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, राइट? तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलिए, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को नहीं लिखना है, राइट? और कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोन पेयर, उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, करेक्ट है ना? मैंने पाई बॉन्ड दिखाया, लोन पेयर भी नहीं दिखाया। अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? कंप्लीट डबल, कंप्लीट सिंगल या पार्शियल डबल बॉन्ड? ना ही कंप्लीट डबल रहेगा ना ही कंप्लीट सिंगल रहेगा, राइट? तो पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पे कंप्लीट सिंगल है, यहाँ पे डबल हो गया, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया जाए? पार्शियल डबल। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 चार्ज है, कितना? और यहाँ पे कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का कैरेक्टर रहेगा 0 दें, कंप्लीट निगेटिव दें या डेल निगेटिव दें? 0 और कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज के बीच का बात को हम लोग डेल निगेटिव और कंप्लीट निगेटिव में डिफरेंस है। डेल निगेटिव का मतलब 0 और 1 यूनिट निगेटिव चार्ज के बीच का चार्ज, राइट? तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे? डेल निगेटिव, राइट? यहाँ पे 0 चार्ज और यहाँ पे कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? डेल डैश पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेल माइनस और डेल डैश प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? और सेम है तो क्यों सेम है? वेरी गुड, न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल है, तो ये भी क्या हो रहा है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और न्यूट्रल से जो बनेगा वो भी क्या होना पड़ेगा? तो न्यूट्रल होने के लिए यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड
डिफरेंट रहेगा तो क्या न्यूट्रल हो पाएगा, लेकिन अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, काउंटर कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए मैंने डेल माइनस और डेल डैश प्लस कर दिया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मुझे याद रहेगा, सारा पॉइंट एक लाइन से लिख पाऊंगा। स्टूडेंट देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज देन व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ। थोड़ा बहुत तो एमओटी पढ़े हैं, राइट। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ, मतलब पहले यहाँ देखिए पहले सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, इसका दो एटम के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, बॉन्डिंग ज़्यादा होगा एटम दूर होगा, पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। अब यहाँ देखिए जब आप कंपेयर करेंगे इस आरएस का रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ, यही तो रियल है, राइट। इस आरएस का रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ, तो यहाँ पे कंप्लीट डबल था। अगर रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं होता तो कंप्लीट डबल का डबल रह जाता, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डबल से क्या कंप्लीट डबल रहा या पार्शियल डबल हो गया। इसका मतलब कार्बन C1 और C2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर C1 ड्यू टू रेजोनेंस, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन C1 एंड C2 डिक्रीज है, हाँ या ना। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन C1 एंड C2 डिक्रीज है। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे व्हेन वी कंपेयर बिटवीन C1 एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ से जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 था, बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज है, देन बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब रेजोनेंस का प्रोसेस और किसको मॉडिफाई करता है, बॉन्ड लेंथ को। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑल्सो मॉडिफाई, करेक्ट है ना। कहीं का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का डिक्रीज करता है, राइट, हाँ या ना। यहाँ हर जगह का इंक्रीज कर रहा है या कहीं का डिक्रीज कर रहा है, कहीं का इंक्रीज कर रहा है, कहीं का डिक्रीज कर रहा है, कहीं का। देखिए इस एग्जाम्पल में कितना कुछ छिपा हुआ था, ये बिल्कुल हम लोग इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं क्या क्या होता है रेजोनेंस में, राइट। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो अब कंक्लूड किया जाए। लिखिए 1 by 1 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, if one of the RS is electrically neutral, if one of the RS is electrically neutral, then all RS must be electrically neutral. If one of the RS is electrically neutral, then all RS must be electrically neutral. At the same time, resonance hybrid is also electrically neutral. At the same time, ऑनलाइन स्टूडेंट लिख पा रहे हैं, at the same time resonance hybrid is also electrically neutral. Second point, resonance hybrid is also electrically neutral. Next point, in the process of resonance, ये दोबारा एक बार लेकर आऊँगा, in the process of resonance a state of hybridization also changes. In the process of resonance a state of hybridization also changes. Next point, in the process of resonance bond order and bond length also modify. Next point,
इफ लोन पेयर नॉट involved in resonance, if lone pair not involved in resonance, then it prefer to occupy hybrid orbital. Then it prefer to occupy pure orbital या hybrid orbital, hybrid orbital. यहाँ देखिए, मैं इस लोन पेयर का बात कर रहा हूँ. इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन, जब तक वो रेजोनेंस में नहीं है तब तक वो प्योर पी में रहना पसंद करेगा या हाइब्रिड में? हाइब्रिड में. वजह क्योंकि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम रहेगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा. हो गया ना. नेक्स्ट पॉइंट. देन इट प्रेफर टू ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉट प्योर पी. नेक्स्ट पॉइंट. In this example, at the time of resonance, in this example, at the time of resonance, lone pair shifted from hybrid orbital to pure P. Shifted from where to where? Hybrid orbital to pure P. अच्छा स्टूडेंट, आज के बाद रेजोनेंस में अगर लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? ये भी लिख लीजिए, बहुत क्रूशियल पॉइंट है. इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देन इट फॉर्म पाई बॉन्ड. लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड पहले से बना हुआ रहेगा, राइट? क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यहाँ देखिए, इसके लिए मैं, इसके लिए नहीं, आगे का सारे क्लास के लिए मैं बता दिया कि कहीं भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा है, राइट, रेजोनेंस करने के लिए, तो सिग्मा बॉन्ड तो पहले से बना हुआ रहेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? देन इट फॉर्म पाई बॉन्ड. ठीक है. और कोई ऑब्जर्वेशन छूट गया? अभी आते रहेगा, जस्ट एक पहला एग्जाम्पल था. चलिए, बात मत कीजिए. अब लिखिए, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हेडिंग है, बात मत कीजिए. हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगला 2-4 क्लास आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इसको जितना बढ़िया समझ सकते हैं. और क्लास ऑफलाइन आते रहिएगा अभी के लिए, एटलीस्ट रेजोनेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर घर पे रहिएगा तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा कि आपका रेजोनेटिंग सही है गलत है. हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मेरा चैप्टर का हेडिंग हो गया इस टॉपिक का. यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला टर्म जो हम लोग समझेंगे, कंजुगेशन. क्योंकि सो मेनी टाइम्स मैं बोलते रहूँगा कि सिस्टम आर कंजुगेटेड, राइट. और सिस्टम जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो रेजोनेंस में कौन रेजोनेंस करेगा उसी के बारे में सोचेंगे. तो रेजोनेंस कौन कौन करेगा, तो रेजोनेंस में किसका किसका पोजीशन चेंज होता है, काउंट कीजिए. किसके किसके बीच में होता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है. किसका किसका पोजीशन चेंज होता है ये मैंने अभी बोला है, राइट. वो यहाँ सब देखेंगे, पाई बॉन्ड का, पॉजिटिव चार्ज का, निगेटिव चार्ज का, राइट, लोन पेयर का और फ्री रेडिकल का. इतना का पोजीशन चेंज होने का पॉसिबिलिटी है. तो बोलिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन? यही तो समझना है. कोई बात नहीं है. यहाँ देखिए,
सपोज कीजिए कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि ए डबल बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस तो किसके बीच में, रेजोनेंस जिसके बीच में होगा, मान लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कंजुगेशन, मान लेते हैं कि 2 पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, लेट अस सपोज एक ऐसा सेंटेंस कहीं मिल गया कि दिस 2 पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, तो जनरली स्टूडेंट का माइंड में रहता है कि 2 डबल पाई बॉन्ड को कंजुगेशन होने के लिए बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये मिसकॉन्सेप्शन है। क्या है? कंजुगेशन आज के बाद किसी भी 2 सिस्टम जो रेजोनेंस कर सकता है, कौन कौन कर सकता है बाद में देखेंगे अभी, बट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस मस्ट बी कंजुगेटेड, मस्ट बी व्हाट? कंजुगेटेड। तो कौन जो भी रेजोनेंस करेगा, तो कंजुगेशन का मतलब जो भी रेजोनेंस करेगा, जो भी आपस में कर सकता है, उसके बीच में 1 का गैप कितना आएगा? इट इज नॉट कंपल्सरी कि बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए। हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, जस्ट लाइक दिस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका मतलब इसके बीच में इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच में क्यों 1 का गैप है, आगे चलकर समझेंगे, उतना भी आपको समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बीच में कितना का गैप है? जाइए फ्रेश होके आइए या पानी पिए, मेन टाइम पे ही सो जाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ये बहुत क्रूशियल क्लास है, प्लीज़ सब लोग एक्टिव रहिए। चलिए यहाँ देखिएगा, ये अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, एक बार लिखिए तो, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे लिखिए, द सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस मिलेगा, द सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस must be conjugated, must be conjugated. The system which are involved in resonance must be conjugated. ये पहला पॉइंट था। यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए रेजोनेंस किसके किसके बीच में होगा? पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में। किसके बीच में? बट इसके अंदर 3 केस है। कैसे? होमोएटॉमिक होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक हेटेरोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक हेटेरोटॉमिक, इन सबको 1 बाई 1 देखेंगे। करेक्ट? तो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस पॉसिबल है। फिर किसके बीच में पॉसिबल है? पाई बॉन्ड और इसके बीच में रेजोनेंस होता है। और किसके बीच में रेजोनेंस हो सकता है? पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। उसमें कौन सा पाई बॉन्ड रहेगा आगे के क्लास में, अभी जस्ट, बट इस एक्चुअली ये सभी आपस में रेजोनेंस कर सकता है। और क्या कौन रेजोनेंस कर सकता है? पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज। और कौन कर सकता है? पाई बॉन्ड एंड, और कौन कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। और कौन कर सकता है?
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंक्लूजन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आपस में रेजोनेंस कर सकता है। किसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा तो इसके बीच में कंजुगेशन देखने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, राइट। और किसके बीच में नहीं होगा? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में आपस में रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। और किसके बीच में नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर के बीच में आज के बाद रेजोनेंस नहीं दिखाना है। क्यों और कैसे बाद में, ठीक है। और लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में आपस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो कौन कौन आपस में रेजोनेंस करेगा और कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा एवरीवन? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज के बाद आपस में रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज लोन पे आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। लोन पे आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। इसका मतलब दीज आर द सिस्टम, यहाँ देखिएगा, दीज आर द सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आपस में ये सब आपस में रेजोनेंस कर सकता है। तो जो भी नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, हो गया ना। दोज सिस्टम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, those system which are responsible for resonance must be conjugated, those system, ये सब सिस्टम जो आपस में रेजोनेंस कर सकता है must be conjugated। अभी तक ये नहीं समझाएं कि कंजुगेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि जो पॉज कर सकता है, राइट। यहाँ देखिए सब लोग, प्लीज बात मत कीजिए स्टूडेंट। चलिए यहाँ देखिए, ये मुझे पता है कि हाँ ये होमोएटॉमिक होमोएटॉमिक आपस में रेजोनेंस करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, बाद में। अगर ये रेजोनेंस करता है तो कंजुगेशन के लिए इन दोनों के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो गैप सिंगल बॉन्ड का रहेगा, डबल बॉन्ड का रहेगा, या दोनों का हो सकता है। मुझे उससे मतलब नहीं है कोई सिंगल है डबल है। कंजुगेशन का मतलब दो सिस्टम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस मस्ट बी कंजुगेटेड। तो कंजुगेशन का मतलब ऐसे लिख लीजिए, कंजुगेशन का मतलब सिस्टम मस्ट बी एट 1 गैप। सिस्टम कितने गैप पे रहेगा? 1 बॉन्ड लेंथ के गैप पे। ये कोई पूछते नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिसकॉन्सेप्शन है कि दो जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मिसकॉन्सेप्शन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड या 1 गैप, 1 बॉन्ड लेंथ का गैप। वो 1 गैप किसका होगा? समटाइम्स वो सिंगल बॉन्ड का भी रहेगा, समटाइम्स सिंगल बॉन्ड का नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे ए और इसके बीच में कितने का गैप है? 1 बॉन्ड लेंथ का गैप है, करेक्ट, 1 का गैप है। इसका मतलब बोथ आर कंजुगेटेड, राइट। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? क्यों? 1 का गैप है। पढ़ने का तरीका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। तो बोथ आर कंजुगेटेड। ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? लिखिए बोथ आर कंजुगेटेड। ठीक है। बट अब मेरा क्वेश्चन है कि ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड। अभी तक कंजुगेशन का सिर्फ एक मीनिंग समझाए थे ना कि 1 के गैप पे। बट यहाँ देखिए, जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अगर ऐसे
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ से शुरू करके 5 मिनट तक भी अगर चले जाएँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ यहाँ का फर्स्ट और वहाँ का लास्ट को भी आपस में कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कंजुगेशन के लिए इज इट कंपलसरी कि जस्ट वन के गैप पे जो रहेगा वही रहेगा, वन के गैप को मेंटेन करते हुए अगर आगे तक भी जा रहे हैं, ऐसे ही लिख लीजिएगा भाई, आप भूल जाइएगा बाद में। तब वो सीक्वेंस ब्रेक हो गया, नहीं होगा फिर वो सीक्वेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पे इसके साथ जब यहाँ तक देखें तो ऐसे सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, वन का गैप पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। तो वन का गैप को मेंटेन करते हुए अगर यहाँ पे तो 3 ही है, अगर 10 भी रहेगा तो क्या बोलेंगे, और ऑल आर कंजुगेटेड विथ ईच अदर, तो क्या है बोल सकते हैं ऑल दिस 3 पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड विथ ईच अदर। इसका इसके साथ भी कंजुगेशन है, इसका इसके साथ भी, ए और ए फर्स्ट एंड लास्ट आपस में कंजुगेशन में है, करेक्ट। इसका मतलब इस तरीके का सिचुएशन के लिए इज इट कंपलसरी कि एकदम जस्ट वन गैप के बाद जो एडजेसेंट है उसी को कंजुगेशन बोलेंगे, या लास्ट तक बोल सकते हैं लास्ट तक बोल सकते हैं, बट कब, जब उस सीक्वेंस को, किस सीक्वेंस को, वन के गैप वाले सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए आगे तक बढ़ेगा। समझ गए ना, सब कुछ लिखना नहीं होता है, कितना लिखिएगा, पूरा रामायण बन जाएगा, मतलब बहुत कुछ सुनना रहता है, राइट। अब उस और वही सब तो प्रैक्टिस कर, देखिए आज जो फर्स्ट टाइम आप जो लोग सुन रहे हैं ना, यूज टू हो जाइएगा रेजोनेंस, क्योंकि आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछा छोड़ेगा ही नहीं, इतना बार आने वाला है, लास्ट क्लास पॉलीमर भी पढ़ाते रहूँगा तो रेजोनेंस आ जाएगा, और उसके बिना होगा भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन, ऑल पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड विथ ईच अदर, ऑल पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड विथ ईच अदर। आपका क्वेश्चन ये था, यहाँ देखिए ए पाई बॉन्ड, नेक्स्ट एग्जांपल, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, क्यों नहीं है सर? आपने बोला था वन का गैप, यहाँ तो 2 का गैप हो गया, करेक्ट। डबल बॉन्ड पढ़िए, तो कितना गैप हो गया, तो कंजुगेशन का मतलब 2 का गैप बोला था या 1 का गैप रहना चाहिए, 1 का गैप। इसका मतलब दिस 2 पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंजुगेटेड विथ, मैं आ रहा हूँ, लेट मी फिनिश। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब यहाँ पे ले लूँगा, पहले इस दोनों को तो लिखिए, बोथ आर नॉट कंजुगेटेड विथ ईच अदर। जितना भी बोर्ड पे एग्जाम्पल लेंगे वही मैं क्वेश्चन पेपर में दूंगा। इस बार आपका क्या था, मोल कॉन्सेप्ट था ना, क्या था मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट में तो सब एग्जाम्पल सारा कुछ लिए ही थे, इतना आसान क्वेश्चन था। इतना ग्राम एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना ग्राम एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन कितना न्यूट्रॉन, राइट। यहाँ देखिए, मैंने बोला था कि अगर 1 का गैप को मेंटेन करते हुए, सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए, ये मेरा सीढ़ी है, राइट, और कंडीशन है कि एकदम बिल्कुल इतना फीट पे रहेगा तभी आपको चढ़ना है, इतना फीट के गैप पे रहेगा तभी आप कैपेबल है चढ़ने के लिए, अदरवाइज आप नहीं चढ़ सकते हैं। बीच में ये दोनों गायब कर दिए और ऊपर से है, चढ़ पाएंगे? वैसे हैं कि आपको 1 का गैप पे अगर मेंटेन करते तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो शुरू होगा वो यहाँ तक फ्लो जा सकता है, ठीक है। बट अगर यहाँ तो उसके लिए कंटिन्यूटी मेंटेन किया ना, यहाँ का फ्लो पहले यहाँ आकर रुकेगा, फिर यहाँ का फ्लो फिर यहाँ जाएगा, क्योंकि आपको तो अभी मैंने दिखाया नहीं कि हाउ टू राइट, जस्ट हम लोग अभी माहौल बना रहे हैं। बट अभी बस मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि 1 का गैप को मेंटेन करते हुए अगर आगे तक मिलते चला जाता है, अगर पाई बॉन्ड और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड अगर आपस में रेजोनेंस करेगा, और अगर करता है और इस टाइप का सिचुएशन को मेंटेन करता है, 1 का गैप को मेंटेन करते हुए आगे तक जाता है, इसमें और भी कंडीशन है, व्हाट इज द राइट कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ये अभी नहीं शुरू किए हैं, बट यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो अगर इस सिचुएशन को मेंटेन करता है तो उसको बोलते हैं कि कंजुगेशन में है, बोथ आर लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट, पहले कंजुगेशन तो समझ लें। जैसे यहाँ देखिएगा रेजोनेंस, जैसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, कौन कौन, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल वो माइंड में आ गया। और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल उसके बीच में किसके किसके बीच में हो सकता है वो आपको लिस्ट दे दिया हूँ, किसके किसके बीच में हो सकता है, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड से का लोन पेयर। तो भाई यहाँ पे लोन पेयर भी, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये दोनों आपस में रेजोनेंस करेगा तो इसके इसके बीच में कितना गैप होना पड़ेगा। देखिए तो वन का गैप है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ से, पढ़िए तो मेरे साथ, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और फिर तो देयर इज अ वन गैप बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। किसी को प्रॉब्लम? हो गया ना। देखिए ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा, हाँ या ना? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा सर, ये कंटिन्यूअस हो गया, वन का गैप पे नहीं है, तो क्या बोलेंगे, बोथ आर नॉट कंजुगेटेड, बोथ आर नॉट कंजुगेटेड। समझ गए? क्या देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन, वेरी गुड। यहाँ देखिए एग्जाम में आपको ऐसे नहीं दिखाया रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर है वो आपको सोचना है। ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 आउट ऑफ 6, 2 तो बॉन्ड में चला गया, 4 बचा, वो 4 क्या रहेगा, लोन पेयर। क्या पाई बॉन्ड के बीच में होगा, नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट लोन पेयर और पाई बॉन्ड, कौन सा लोन पेयर कौन सा पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर आई पाई बॉन्ड के बीच में होगा, नहीं भाई। इसके इसके बीच में वन का गैप है क्या, इसके इसमें तो कंटिन्यूअस हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस वन एंड दिस वन, पढ़िए मेरे साथ, लोन पेयर, वन का गैप, पाई बॉन्ड, तो इसके और इसके बीच में, इसका दिस लोन पेयर ऑब्जेक्टिव हो गया, दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड नॉट दिस पाई बॉन्ड, करेक्ट, क्योंकि दिस डबल बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड इज नॉट कंजुगेटेड विद दिस लोन पेयर, दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड, राइट। सब क्लियर है? इसका मतलब अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है, बोथ आर, लिखिए लिखिए, सबसे पहले जानना पड़ेगा ना कि कंजुगेशन में रहेगा तभी तो रेजोनेंस के लिए सोचेंगे, बोथ आर कंजुगेटेड। बट क्या इसको कंजुगेशन बोलेंगे, देखिए बोथ आर नॉट कंजुगेटेड। यहाँ पे कंजुगेशन खोजिए, तो क्या कोई दो पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, ए और ए आपस में कंजुगेशन में है, बट ए और ए, यस बोथ आर कंजुगेटेड, इसको तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। बट अगर आज के क्लास में वन का गैप वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं देते तो आपको तो लगता है कि डबल बॉन्ड के बाद तो सिंगल बॉन्ड आना चाहिए था, क्योंकि वी आर हैबिचुएटेड विथ व्हाट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड, वन का गैप, दैट गैप किसका हो सकता है, वो गैप सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है और डबल का भी हो सकता है, ट्रिपल का नहीं, ट्रिपल का नहीं बोला हूँ, ट्रिपल का जानबूझ के नहीं बोले हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3.5 देखे हैं कहीं पे, दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितना बॉन्ड बने हुए देखे हैं, 4 मिला है, नहीं मिला है। तो इसका मतलब बोथ आर कंजुगेटेड।
इसका लगता है कि हेलो एवरीवन, ऑटोमेटिक बन जाता है क्या ऐसा? ओके, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, ओके आप लोग ब्रेक ले लिए। यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में कंजुगेशन में रहेगा, राइट? बट ये दोनों आपस में कंजुगेशन में बोथ आर, लिख लीजिएगा। देखिए तो कौन कौन आपस में रेजोनेंस कर सकता है, उसमें ये ऑप्शन था पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज था। अभी इस नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर का ही तो बड़ा भाई नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? तो नेगेटिव यहाँ भी क्या बोलेंगे? बोथ आर, लिखते जाइए अभी, कंजुगेटेड। देखिए तो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है। कितने गैप पे है? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, बोथ आर कंजुगेटेड। देखिए तो इस लोन पेयर और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या 1 का गैप है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो आपस में रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? कंजुगेशन में है बट इसके बीच रेजोनेंस, तो रेजोनेंस ही नहीं होगा तो फिर कंजुगेशन का कोई मतलब नहीं है, नो रेजोनेंस। इसको हटाएं। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, और एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिखाएंगे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मैक्सिमम कोशिश कीजिए, जो बाहर में है कोई बात नहीं है, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो मैं चेक करूँगा सही है या गलत है, ठीक है?